हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक। आज जो है आपका ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट 23 है। ठीक, ये 40 आपको करवाने वाले हैं ब्रह्मास्त्र इसमें। और जो आपके 40 टॉपिक वाले रहने वाले हैं और 20 फुल रहने वाले ब्रह्मास्त्र सीरीज में। ठीक। इसमें आपका 65 क्वेश्चन कृषि के रहते हैं टॉपिक वाइज। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यूपीजी के रहते हैं। आपका जो है आज से डेली आपको 8 बजे ये सेट सेट देखने को मिलेगा, आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक, ब्रह्मास्त्र। और जल्द ही आप लोगों के लिए एक नई क्लास भी शुरू करने वाले हैं यूपीजी के कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से। आज का सेट पेपर आज हम डायरेक्टली शुरू करेंगे। आज आपका जो कोर्स है या फिर कहें आपके जो सेट पेपर हैं पीडीएफ है उसके बारे में नहीं बताएंगे। उसको हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट या फिर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर बताएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। और उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं। एक आपका जो है योद्धा बैच हमने लॉन्च किया है आपका। मैं बैच लॉन्च करने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं सीधा शुरू करता हूँ। ठीक, आज नहीं बता रहा मैं, ठीक है, आज नहीं करूँगा ये, अभी 10 क्वेश्चन के बाद करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। राधे राधे सभी लोगों के लिए। आ जाइए भैया सभी लोग, बढ़िया से सेशन शुरू हो चुका है। ब्रह्मास्त्र आप लोगों का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, योद्धा के बारे में बताएंगे। फास्ट ट्रैक है, कुछ नहीं है, 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाले उसमें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है बच्चों आपका, मृदा का वह गुण जो बदला नहीं जा सकता। आज का टॉपिक आपका मृदा विज्ञान है आज के सेट का। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। मृदा का वह गुण जो बदला नहीं जा सकता। मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा जल या मृदा वायु। क्या नहीं बदला जा सकता भैया? तो भैया मृदा कणाकार नहीं बदला जा सकता है, सॉइल टेक्सचर नहीं चेंज होता है, बाकी आपका सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के कणों के आकार को कौन संदर्भित करता है? मिट्टी के कणों के आकार को कौन संदर्भित करता है? मृदा कणाकार, मृदा संरचना, मृदा जल, मृदा वायु। तो भैया मृदा के कणों के आकार की बात हो रही है भैया, है ना? किसकी बात हो रही है भैया? आपका जो है मृदा के कणों का आकार। तो मृदा के कणों का आकार क्या कहलाता है? आपका कणाकार। और मृदा के कणों से जुड़ने से जो संरचना बनती है वो आपकी मृदा संरचना कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर राइट आंसर मृदा कणाकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मृदा को क्ले मृदा कहेंगे जिसमें हो न्यूनतम 40% क्ले, 80% क्ले, 85% क्ले या 20%? वह मृदा जिसमें न्यूनतम आपका 40% क्ले होता है वह कौन सी कहलाती है भैया? क्ले मृदा कहलाती है, क्ले सॉइल कहलाती है। या फिर कहे वह मृदा जिसमें 40% क्ले होगा ना उसे हम क्ले सॉइल कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की खेती के लिए मृदा की कौन सी संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है? सबसे अच्छी मानी जाती है क्रम्बी, ब्लॉकी, दानेदार या गोलाकार। ये आप लोग बताइए किस प्रकार की संरचना फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो भैया कौन सी संरचना? दानेदार, है ना? आपकी जो ग्रेनुअल्स वाली जो संरचना होती है, ग्रेनुलर संरचना होती है या दानेदार संरचना होती है, यह जो है सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा के कणों का औसत कण घनत्व होता है। कण घनत्व या पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है? एवरेज आपका 1.6 mg पर मीटर क्यूब, 2.65 mg पर मीटर क्यूब, 2.6 mg पर मीटर क्यूब और आपका जो है आपका 1.6 mg पर मीटर क्यूब। कितना होता है भैया आपका जो है कण घनत्व या पार्टिकल डेंसिटी? तो भैया पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.65 होती है। कितनी होती है? 2.65। औसत जो एवरेज होता है 2.65 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के गुण एवं स्वभाव लिखी गई एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? नाइल सी ब्रेडी द्वारा, सेलिस बर्ग एंड रोस द्वारा, GHS रेड्डी द्वारा या AS चंदेल द्वारा? किसके द्वारा मृदा के गुण एवं स्वभाव
किताब जो है लिखी गई थी? तो भैया ये लिखी गई थी नाइल सी ब्रेडी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों? नाइल सी ब्रेडी द्वारा। मृदा के गुण एवं स्वभाव जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? नाइल सी ब्रेडी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक बॉक्स में भरी, यहां पर भारी नहीं होगा, भरी 2.65 ग्राम मृदा 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरती है तो मृदा का आभासीय स्थूल घनत्व कितना होगा? 0.714 ग्राम पर सीसी, 1.350 ग्राम पर सीसी, 1.325 ग्राम पर सीसी, या फिर कहें आपका जो है 2.650 ग्राम पर सीसी। बताइए आंसर इसका क्या होगा? 7वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? यहां पे आपसे स्थूल घनत्व पूछा गया है। स्थूल घनत्व। यहां पर हमें जो है पार्टिकल डेंसिटी दी गई है, ठीक है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी यहां पर देखो, आपका जो स्थूल घनत्व निकालने का स्थूल घनत्व का फॉर्मूला जो होता है, स्थूल घनत्व मृदा का भार, मृदा का भार वटे में मृदा का आयतन। मृदा का भार वटे में मृदा का आयतन स्थूल घनत्व होता है। मृदा का भार हमें दिया गया है, कितना दिया गया है भैया? 2.65, ठीक। और आयतन कितना है? 2 है, तो इससे हम भाग दे देंगे तो आपको 1.325 आ जाएगा। 1.325 है ना, 1.325। चार का ये नहीं होगा, दानेदार संरचना होती है, ठीक। अरे भैया 1.33 किसकी होती है? बल्क डेंसिटी होती है सामान्य मृदा की, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को कहते हैं मृदा संरचना, मृदा कणाकाश, मृदा संरचना, उपरोक्त सभी। प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास, विन्यास क्या बनाएगा भैया? विन्यास कह रहा है, मतलब एक संरचना बनाने की कह रहा है ना, तो विन्यास मतलब मृदा संरचना। प्राथमिक और द्वितीयक मृदा के कण मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? आपकी मृदा संरचना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है 3.25 से 4.0, 2.50 से 2.70 और 1.02 से 1.80 ग्राम पर सीसी, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे बच्चों आपका जो है नॉर्मली स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.33 है ना, 1.33 होता है। इसके हिसाब से आपको एक रेंज लेके चले तो आपका 1.02 से 1.80 के बीच आपका जो है स्थूल घनत्व देखने को मिलेगा। सी राइट आंसर यहां पर होगा, क्योंकि हम जो है कभी कभी रेंज भी दे दी जाती है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? रेत की, सिल्ट, क्ले या दोमट? सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता। अब भैया हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे मृदा के कण महीन होते जाते हैं वैसे वैसे धनायन विनिमय क्षमता या सीसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? क्ले होगा भैया। क्ले क्या होती है? चिकनी मिट्टी, महीन मृदा है भाई, तो यहां पर राइट आंसर क्ले होगा, रेत नहीं होगा। ये रेत कौन लिख रहा है ना, रेत नहीं होगा, क्ले होगा, ठीक। अब जैसा कि हमने कहा था कि 10 नहीं, चलो 20 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, आपके कोर्सेज के बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है,
गुरुत्वाकर्षण बल से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है जलोढ़क, प्रक्षालन, कोलुबियम या निच्छालन। अब भैया यहां पर कह रहा है कि भाई आपका गुरुत्वाकर्षण बल से जाएगा, किससे जाएगा है, जाना है आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल से जलोढ़क होगा, जलोढ़क तो भैया आपका जो है जल के द्वारा होता है ना। जल के द्वारा मृदा के कण जब बहाकर लाए जाते हैं उसे जलोढ़क कहा जाता है ना। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा कोलुबियम, कोलुबियम कहेंगे ना। गुरुत्वाकर्षण बल से हिंदी में नहीं करवा सकते, सॉरी इंग्लिश में नहीं करवा सकते अभी, ठीक है। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल से मृदा का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, आपका जो है कोलिबियम कहलाता है। निच्छालन नहीं होगा भैया, निच्छालन नहीं होगा, लीचिंग नहीं होगा। लीचिंग वह होता है पानी के साथ न्यूट्रिएंट का निचली सतहों में जाना, लीचिंग कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं जेबी लीबिक, बीबी डोकोचेव, अर्नोन स्ट्राउड, रामानुजम। ये तो सभी को पता है भैया कि आपके मृदा विज्ञान के पिता कौन है, बीबी डोकोचेव है। मृदा विज्ञान के जनक कौन है भैया, बीबी डोकोचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न है, मिट्टी का वर्गीकरण, उत्पत्ति, मिट्टी के गुण तथा उसका विवरण का अध्ययन किस मिट्टी की किस शाखा में होता है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया मृदा का वर्गीकरण, मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुणों का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है, जबकि एडेफोलॉजी में मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन किया जाता है ना। एडेफोलॉजी में क्या कहा जाता है, आपका मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, एडेफोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है, पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। सामान्य मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 45%, 5%, 30%, 25%। तो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि सामान्य मृदा, हमने कंपोजिशन पढ़ा है कि 45% तो भैया खनिज पदार्थ होता है, 25% जल होता है और 25% वाटर, सॉरी आपका जो है एयर होती है या फिर कहें वायु होती। 5% जो बचा है वो कार्बनिक पदार्थ होता है भाई, क्या होता है भाई, कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या अरबी। तो आपका जो है मृदा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है भाई, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है। तो भैया IISS कहां पर है भाई, तो ये भोपाल के अंदर है। कहां पर है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है बच्चों, भोपाल के अंदर है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है, भोपाल के अंदर है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व मृदा दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 23 दिसंबर, 15 अक्टूबर। तो भैया 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष मनाया गया था, 2004, 2012, 2015 या 2023। तो भैया 2015 में आपका अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस को मनाया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में हानि समीकरण या फिर कहें जो सॉइल लॉस इक्वेशन है, सॉइल लॉस इक्वेशन A बराबर RKLSCP, आर को दर्शाता है, आर क्या है, मिट्टी क्षरणशीलता कारक, ठीक, वर्षा क्षरणशीलता कारक, ढलान लंबाई कारक या ढलान कारक। बताइए जो आर है क्या दर्शाता है। तो भैया जो आर है, आर हमारा वर्षा क्षरणशीलता कारक, ज्यादातर आर पूछा जाता है और के पूछा जाता है। के क्या दर्शाता है, मिट्टी क्षरणशीलता कारक। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्षा क्षरणशीलता कारक। और मिट्टी क्षरणशीलता कारक कौन दर्शाता है, आपका के दर्शाता है। क्या दर्शाता है, के दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन मृदा जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय है? कंटूर बंडिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल प्रणाली या फिर कहे आपका मल्चिंग। तो भैया यांत्रिक जल संरक्षण का तो एक ही उपाय है भाई, कौन सा है? कंटूर बंडिंग। राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर? कंटूर बंडिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरी भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमने शुरुआत में नहीं लेकिन अब बता रहे हैं, जो आपका ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ठीक है, जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज चलता है, इसकी पीडीएफ मैं पहले ही बता दूं कि पेड है। पेड मतलब इसकी पीडीएफ आपको बाय करनी पड़ेगी, मतलब कि ये प्रिंटेबल पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। जो कि ब्रह्मास्त्र सेट पेपर में 60 सेट पेपर आपको मिलने वाले हैं, 20 फुल लेंथ सेट रहेंगे और आपके 40 टॉपिक्स बाय सेट रहेंगे। प्रिंटेबल पीडीएफ है, 65 क्वेश्चन आपके जो है पूरा पैटर्न इसमें रहेगा, 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन यूपीजी के। प्राइस मात्र 299 रुपए है। 60 सेट पेपर 299 में आपका जो है आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर जाकर विजन एग्री अकेडमी सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें आपका जो है प्रिंटेड नोट्स। आपके कंप्लीट एग्रीकल्चर सिलेबस का प्रिंटेड नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राइस कितना है? 1500 रुपए है मात्र। इसको आपको कैसे बाय करना है? तो नॉर्मली ये नंबर है 7880497104। इस पर आपको मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज डालना है, कॉल भी कर सकते हैं कि सर प्रिंटेड नोट्स चाहिए। ठीक, ये आपके हिंदी में है। ठीक, नोट्स सारे हिंदी में है, प्रैक्टिस सेट आपके कुछ हिंदी मतलब सारे हिंदी में है, लेकिन कुछ कुछ में हमने इंग्लिश भी ऐड की है। ठीक, ये आपके सारा एग्रीकल्चर का सिलेबस, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक नई चीज आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं आज, वो है आपका योद्धा बैच। योद्धा बैच कोई आपका मतलब कि नॉर्मल बैच नहीं है, कोई नॉर्मल बैच नहीं है, ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक बैच मतलब इसमें आपकी 3 घंटे क्लासेस रहेंगी, आपका जो है 2 घंटे एग्रीकल्चर की चलेगी और 1 घंटे आपका यूपी जीके और कंप्यूटर की क्लास चलेगी। 3 महीने में एक कंप्लीट कोर्स आपको करा देंगे 90 दिन में। ठीक, और इस बैच में योद्धा बैच पूरा हिंदी माध्यम में है। अभी ऑफर है, केवल 10% ऑफ चल रहा है प्रेजेंट में। फास्ट ट्रैक बैच है, बैच स्टार्ट 1 दिसंबर से हो रहा है। 3 घंटे की क्लास रहेगी और 3 महीने तक वैलिड है। इसमें केवल आपकी लिमिटेड सीट है, आपकी जो 30 सीट्स हैं इसमें, इसके अंदर लास्ट डेट एडमिशन की 30 दिसंबर तक, मतलब इसमें जो है 30 दिसंबर तक आप एडमिशन ले पाएंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक, किसमें? आपका योद्धा बैच में। योद्धा बैच की खासियत क्या है? 3 घंटे डेली लाइव क्लास रही, क्लास नोट्स प्लस ई बुक मिलने वाली है आपको सारी 40 प्लस टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलने वाली है। और सारा का सारा इसमें आपके देखो थ्योरेटिकल क्लास तो चलेगी, साथ में साथ फैक्चुअल क्लास भी चलने वाली है, मतलब फैक्ट भी बहुत सारे कराए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इंग्लिश में नहीं है। और आपकी टेस्ट सीरीज ये चली रही है, सबको पता है कि 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं 299 रुपए में। ये टेस्ट सीरीज है आपकी। ठीक, आपका जो है कृषि प्रावधिक पीडीएफ नोट्स। ठीक, पीडीएफ नोट्स आपका कृषि प्रावधिक सहायक के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स पाठ्यक्रम के अनुसार है। कृषि कंप्यूटर यूपीजी के इसमें कवर करेंगे। 499 सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक, ये ई बुक के फॉर्म में मिलेगा। बस इतना सा हमें जो है बताना था आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा देखो बताना भी जरूरी होता है। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। जो योद्धा बैच है, स्पेशल सच्ची बताऊं ना तो मैंने जो निर्णय बैच शुरू किया है ऑफलाइन में, जो आपका निर्णय बैच शुरू किया है ऑफलाइन में, उसी का एक रूप है। ये आपका ऑनलाइन चलेगा। सुबह आपका जो है, जो आपका ये कहें कि निर्णय बैच है, जो कि आपका बिल्कुल सेम टू सेम योद्धा बैच के समान है। निर्णय बैच की फीस ज़्यादा है बेसिकली। ठीक है, आपकी जो है निर्णय बैच की फीस है
3,000 रुपये। और आपका जो ये कहे कि आपका जो योद्धा बैच है बेसिकली ओनली क्लास लेना चाहो तो 999 है। उसके साथ यदि ई बुक इंक्लूड करते हो, टेस्ट सीरीज इंक्लूड करते हो तो आपको पड़ जाएगा ये आपका पूरा जो है 2,000 रुपये में। ठीक, ये सारी चीजें ठीक। और ये सब आपको जो है बिल्कुल से मतलब ये कहें कि योद्धा बैच इस तरह से चलने वाला है कि डेली लाइव क्लास रहेगी 3 घंटे की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। जब परत अपरदन को अनियंत्रित कर रूप से जारी रहने दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप भूमि की सतह पर उंगली जैसा चैनल बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? परत अपरदन, रिल अपरदन, गली अपरदन या स्लिप अपरदन, या फिर कहे आपका स्लिप अपरदन। बताइए। अब भैया रिल अपरदन मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर जैसी जो है संरचनाएं बन जाती हैं। ऑफलाइन में हमारे पास 30 से 40 के करीब बच्चे हैं। अभी ये छोटा सा जिला है लेकिन हम यहाँ से भी मतलब कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में और मतलब कि बाहर के बच्चे नहीं आते, केवल हमारे ललितपुर के ही बच्चे हैं। ठीक है। रिल से बड़ा गली होता है। सबसे पहला शुरुआत जो है आपकी स्प्लैश इरोजन से होती है, फिर आपका परत इरोजन। परत इरोजन को हम क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर या किसान की मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर उंगली जैसे चैनल बन जाते हैं। किन सा अपर्दन है? रिल अपर्दन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। जब नाले का कटाव उपेक्षित होता है तो भूमि की सतह पर बने छोटे चैनल रन ऑफ की सांद्रता के कारण गहरे और चौड़े हो जाते हैं, और नाले के कटाव के इस उन्नत रूप को क्या कहा जाता है? परत कटाव, रिल का कटाव, आपका अवनाल का कटाव या स्लिप कटाव। अब भैया जो छोटी छोटी फिंगर थे या फिर कहे है ना, तो आपका जो है एक है कि नाले का आकार ले रहा है तो आपका ना तो परत होगा ना रिल होगा, बच्चा कौन सा? अब नालिका कटाव। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? अब नालिका या गली इरोजन। इसे क्या कहते हैं? आपका गली इरोजन कहा जाता है। गली इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करता है? वर्षा, ढलान की डिग्री और लंबाई, मिट्टी का प्रकार, उपरोक्त सभी। तो भैया मृदा अपरदन आपका देखो सभी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक वर्षा होती है तो ज्यादा कटाव होगा, है ना। सबसे ज्यादा अपनाल का कटाव इटावा, हाँ जी। ढलान की डिग्री और लंबाई मतलब ढलान कितना लंबा है या कितने डिग्री पर है ये भी प्रभावित करता है। और साथ में साथ मृदा का प्रकार, ढीली मृदा है, क्लेई है या सैंडी है, ये भी आपका निर्भर करता है वही कटाव के लिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धनायन विनिमय क्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? धनायन विनिमय क्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बताइए राइट आंसर। धनायन विनिमय क्षमता शब्द किसके द्वारा दिया? सीईसी शब्द किसने दिया था भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका थॉम्पसन और वे। थॉम्पसन और वे द्वारा आपका धनायन विनिमय क्षमता या सीईसी शब्द दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पार्कर, लेदर, कोपेन या वेजरेंग। किसे भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया वो कहा जाता है आपका लेदर को। लेदर को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। भारतीय जेबी लेदर, हाँ जी, लेदर को, जेबी लेदर को भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी क्षितिज को कहा जाता है सोलम, रेगोलिथ, मृदा प्रोफाइल, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ए प्लस बी तो मिलकर सोलम बनाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है तो क्या बनेगा? रेगोलिथ। ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर मिलकर क्या बनाते हैं? रेगोलिथ बनाते हैं। और आपका जो है
ये कहें कि ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, सोलम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, यह मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया है, एक निश्चित सीमा तक मिश्रण सभी मिट्टी में होता है, पेडोटर्वेशन, लेटराइजेशन, ग्लेइजेशन, पोर्टजुलाइजेशन। तो भैया मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका पेडोटर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेडोटर्वेशन कहा जाता है। लेटराइजेशन किसे कहा जाता है, सिलिका का निचली सतहों में जाना, एल्यूमिनियम और आयरन का जो है जमा हो जाना क्या कहलाता है, लेटराइजेशन। ग्लेजेशन क्या कहलाता है आपका, ग्ले सॉइल या फिर क्या है, मृदा पानी भराव के कारण मृदा का हरा नीला रंग हो जाना, ग्लेजेशन या ग्ले मृदा का निर्माण होना, ग्लेजेशन कहलाता है। और पोर्टजुलाइजेशन आपका जो है लेटराइजेशन का उल्टा होता है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम का क्या होता है, निक्षालन होता है और सिलिका का जमाव हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपका पोर्टजुलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है। इस प्रक्रिया में ऊपरी परतों से सिस्क्यो ऑक्साइड की जगह सिलिका को हटा दिया जाता है और इस तरह सिस्क्यो ऑक्साइड को सोलम में केंद्रित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, पेडोटर्वेशन, लेटराइजेशन, ग्लीजेशन, पोर्टजुलाइजेशन क्या कहेंगे। तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्क्यो ऑक्साइड सिलिका को हटा रहे हैं, मतलब सिलिका निचली सतहों में जा रही है, सिलिका निचली सतहों में जा रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, लेटराइजेशन कहेंगे। अभी हल बताया था। अगला क्वेश्चन, यह एक ऐसी प्रक्रिया जो ऊपरी परतों से सिलिका की जगह सिस्क्यो ऑक्साइड को हटा देती है और इस तरह सिलिका को सोलम में केंद्रित कर दिया जाता है। पेडोटर्वेशन, लेटराइजेशन, ग्लेजेशन या फिर पोर्टजुलाइजेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टजुलाइजेशन। सिलिका का जमा होना सिस्क्यो ऑक्साइड का नीचे चला जा रहा है, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, पोर्टजुलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय कारक है, मूल सामग्री, राहत समय या जलवायु। कौन सक्रिय एक्टिव फैक्टर है मृदा निर्माण प्रक्रिया का। तो भैया एक्टिव तो एक ही रहता है भैया, कौन रहता है, जलवायु। जलवायु जो है मृदा निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय कारक है। सक्रिय या फिर एक्टिव फैक्टर कौन सा है, जलवायु सक्रिय कारक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31वां प्रश्न है, यह कच्चे कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न जीवों को शामिल करने वाली एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। होरिजोनाइजेशन, होरिजोन मतलब कि मृदा के संस्तरों का बनना, होरिजोनाइजेशन क्या है, ह्यूमिफिकेशन, एल्यूविएशन या एल्यूविएशन। तो भैया सीधी बात, ह्यूमिफिकेशन। कार्बनिक पदार्थ का ह्यूमस में कन्वर्जन ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कुछ घटकों का लामबंदी और स्थानांतरण है। मिट्टी, आयरन, Fe2O3, Al2O3, ह्यूमस और CaCO3 को मिट्टी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना, यह धुलाई का क्षेत्र है। क्षितिजीकरण, ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन या एल्यूविएशन। अब भैया देखो दो तरह के एल्यूविएशन होते हैं, एक तो ई वाला एल्यूविएशन और एक होता है आई वाला एल्यूविएशन, है ना। जो ई वाला एल्यूविएशन है, अब इसमें क्या होता है, आयरन, सिलिका या फिर कहें एल्यूमिनियम और आपके जो विभिन्न खनिज हैं या ह्यूमस है या कार्बनिक पदार्थ है या फिर कहें CaCO3 या चूना है, ये निचली परतों में जाता है और आपका मतलब नीचे की परतों में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका इल्यूविएशन कहते हैं। ठीक, इल्यूविएशन क्या कहलाता है। अब भैया जब ये निचली सतहों में जाएगा ना तो कुछ जगह जमा भी हो जाएगा, तो बी संस्तर में इनका जमा होना क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है। इल्यूविएशन, है ना। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन सी, इल्यूविएशन हो जाता है, एल्यूविएशन हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली परत में मिट्टी की सामग्री के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्षितिजीकरण, ह्यूमिफिकेशन, एल्यूविएशन या फिर एल्यूविएशन। तो भैया ए एल्यूविएशन कहलाएगा, मतलब जो भी खनिज पदार्थ गए हैं, न्यूट्रिएंट गए हैं, नीचे की परतों में जमा हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्यूविएशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रमुख नैदानिक क्षितिज और गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा इंगित मिट्टी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा क्रम, मृदा उपक्रम, परिवार या श्रृंखला। प्रमुख नैदानिक क्षितिज या फिर कहे आपका नैदानिक क्षितिज को हम कहते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ अप्स और अपस मेजर डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन एंड प्रॉपर्टी। डायग्नोस्टिक मतलब जिसको मतलब कि देखा जा सके, डायग्नोस्टिक नैदानिक क्षितिज और गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा इंगित मिट्टी बनाने की प्रक्रिया है। यह एक है मृदा क्रम, मृदा उपक्रम, परिवार या श्रृंखला। क्या है भाई? ये सॉइल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। हाँ, ई के बाद आई वाला आएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है मृदा क्रम। इसे हम क्या कहेंगे भाई? सॉइल ऑर्डर कहेंगे। प्रमुख नैदानिक क्षितिज और गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा इंगित मिट्टी बनाने की प्रक्रिया यह क्या है? मृदा क्रम है। क्या है बच्चों? मृदा क्रम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्षितिज का प्रकार और व्यवस्था, रंग बनावट, संरचना, क्षितिज की स्थिरता और प्रतिक्रिया, क्षितिज के रासायनिक और खनिज गुण क्या होते हैं? मृदा क्रम, मृदा उपक्रम, परिवार, श्रृंखला। इसे हम भैया कहेंगे आपका जो है श्रृंखला या सीरीज। क्षितिज का प्रकार और व्यवस्था, रंग बनावट, संरचना, क्षितिज की स्थिरता और प्रतिक्रिया, क्षितिज के रासायनिक और खनिज गुणों को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला या सीरीज कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न है, हाल ही में बिछाई गई जलोढ़ या कॉलोवियम पर विकसित मिट्टी इस समूह से संबंधित क्षेत्रीय मिट्टी, अंतर क्षेत्रीय मिट्टी, अक्षेत्रीय मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बिछाई गई जलोढ़ मृदा या फिर कहें नई नई बन के आई है भाई, नई नई बन के आई है, तो उसे हम कहते हैं एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल जो नई नई अभी अभी बनी है तो अक्षेत्रीय मिट्टी कहलाएगी। मतलब अभी नई नई जलोढ़ मृदा बन के आई है, ऊपर बिछ गई है आपकी मिट्टी की सतह पर, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजोनल या अक्षेत्रीय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षेत्रीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मृदा वर्गीकरण के जनक कौन है? गाय डी स्मिथ, डैनियल हिलेल, जेनिया डोकोचेव। मृदा वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो भैया गाय डी स्मिथ को मृदा वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? गाय डी स्मिथ को मृदा वर्गीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे? गाय डी स्मिथ को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख वर्णक्रमीय रंग को संदर्भित करता है? वैल्यू, क्रोमा, ह्यू या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा जो है प्रमुख वर्णक्रमीय रंग बताता है? वर्णक्रमीय रंग कौन बताता है? तो भैया ह्यू डिनोट द आपका जो है मतलब ये कहे ह्यू आपका जो प्रमुख रंग है या फिर कहे जैसे लाल है, पीला है, नीला है, ये जो है वर्णक्रमीय रंग को कौन दिखाता है? आपका ह्यू दिखाता है। वैल्यू क्या दिखाता है? रंग की डार्कनेस और आपकी लाइटनेस, मतलब डार्क है या लाइट है। ठीक, और आपका क्रोमा क्या दर्शाता है? आपका जो है आपका प्योरिटी ऑफ कलर, मतलब कि उसमें कोई और रेड है तो रेड में कोई ब्लू कलर तो मिक्स नहीं है, कोई और कलर तो मिक्स नहीं है, तो क्रोमा दर्शाता है प्योरिटी ऑफ कलर, है ना। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ह्यू। प्रमुख वर्णक्रमीय रंग कौन दर्शाता है? ह्यू दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रंग के हल्केपन और गहरेपन को दर्शाता है? लाइटनेस और डार्कनेस को दर्शाता है। वैल्यू, क्रोमा, ह्यू, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कि भैया वैल्यू दर्शाती है लाइटनेस और डार्कनेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी रंग की शुद्धता को दर्शाता है? तो भैया शुद्धता तो कौन दर्शाता है? क्रोमा दर्शाता है। अभी अभी बताए थे कि क्रोमा रंग की शुद्धता को दर्शाता है, प्योरिटी ऑफ कलर दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न है, अधिकांश फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी या फिर आपका जो है क्ले, यहां पर क्या है? क्ले है, क्ले या सिल्ट।
किस प्रकार की मिट्टी जो है फसलों के लिए उपयुक्त होती है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है मृदा के गुण, है ना। मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से जो है आज के टॉपिक है। तो आज का टॉपिक मृदा के गुणों पर है, ठीक है। इस वजह से आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं मृदा के गुण वाले देखने को मिल रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो रहेगा, ठीक। तो बताइए राइट आंसर क्या है। रेतीली दोमट सैंडी लोम सॉइल, है ना। सैंडी लोम सॉइल क्या होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है या फिर क्या है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न मिट्टी की जल धारण क्षमता अवरोही क्रम में। अब भैया रेत सिल्ट मृतिका, मृतिका सिल्ट रेत मृतिका, सिल्ट रेत मृतिका, सॉरी सिल्ट रेत मृतिका। यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन ऑप्शन जो है सेम टू सेम हो गए हैं। तो बताइए भैया जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है। तो भैया सर्वाधिक तो एक की होती है आपकी क्ले सॉइल की। सेकंड कौन आएगा, सिल्ट आएगा। थर्ड कौन आएगा भैया, सैंड आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मृतिका सिल्ट रेत। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र क्षमता और बिल्टिंग गुणांक या फिर कहें आपका जो है बिल्टिंग गुणांक के बीच जो स्थित कोशिका केशिका जल का भाग क्या होता है। मुरझान गुणांक के भी जो आपका जो स्थित केशिका जल का भाग है वो क्या कहलाता है, केशिका जल, उपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल या अति उपलब्ध जल, क्या कहेंगे भैया। क्षेत्र क्षमता बिल्टिंग गुणांक के भी जो जल उपलब्ध होता है उसे उपलब्ध वाटर या अवेलेबल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अवेलेबल वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न है, लगभग 31 एटमॉस्फेयर के तनाव तक रखे गए पानी को क्या कहते हैं। मुरझान गुणांक, आर्द्रता गुणांक, केशिका जल, इनमें से कोई नहीं। 31 एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है, 31 एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है। हाँ, अवेलेबल वाटर 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर तक होता है, ठीक। बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पर राइट आंसर आर्द्रता गुणांक। 31 एटमॉस्फेयर क्या होता है, आर्द्रता गुणांक। 15 एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, मुरझान गुणांक। 15 एटमॉस्फेयर क्या होता है, मुरझान गुणांक। और 31 एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, आर्द्रता गुणांक। अगला क्वेश्चन, यूएसडीए के अनुसार महीन रेत बनावट मिट्टी का आकार क्या है। महीन रेत, है ना, या फिर कहें फाइन सैंड का आकार क्या है। आपका 0.05 से 0.10, 0.10 से 0.25, 0.25 से 0.50 और 0.50 से 1.00। बताइए महीन रेत का बनावट वाली मिट्टी का आकार क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूएसडीए। तो भैया यूएसडीए के अनुसार महीन रेत का 0.10 से 0.25 महीन रेत। जय हिंद दोस्तों, शेयर कर देना भाई, अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन तो, ठीक है। 0.10 से 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSS के अनुसार महीन रेत बनावट मिट्टी का आकार। अब यहां पर किसके अनुसार पूछा है आपका, ISSS। अब देखो आपका 0.002 से कम है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका क्ले कहलाएगा। 0.00 से 0.02 है तो आपका जो है क्या कहलाएगा, सिल्ट कहलाएगा। 0.02 से 0.2 है तो फाइन सैंड महीन मिट्टी कहलाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चिकनी दोमट मिट्टी में मिट्टी की मात्रा कितनी होती है। चिकनी दोमट मिट्टी में यहां पर सॉरी क्ले की मात्रा कितनी होती है। क्ले को कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेट करते घर जो है आपका क्या कर दिया जाता है, मिट्टी लिख दिया जाता है। तो चिकनी दोमट मिट्टी में क्ले की मात्रा कितनी होती है। 0 से 10, 0 से 27, 27 से 40 या 40 से 60। कितने परसेंट चिकनी मिट्टी में या क्ले सॉइल में क्ले की मात्रा होती है, सॉरी क्ले लॉम में, चिकनी दोमट मृदा में कितनी जो है क्ले होती है आपके। तो भैया 27 से 40%, 27 से 40% के बीच क्या होता है, क्ले होता है। 27 से 40 है ना, 40 से 60 लिख रहे हैं, रॉन्ग है। 27 से 40 के बीच जो है चिकनी दोमट या क्ले लॉम सॉइल में क्या होता है आपका जो है आपका सॉरी ये कहें कि क्ले की मात्रा होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिकनी मिट्टी की बनावट वर्ग मिट्टी का कण घनत्व क्या होता है? 2.655 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.98 ग्राम पर सेंटीमीटर, 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर। चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल का जो कण घनत्व होता है वो कितना होता है? बताइए भाई। क्ले का या फिर कहें आपका मृतिका का कण घनत्व कितना होता है? तो भैया मृतिका का कण घनत्व कितना होता है भैया? 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर, है ना। कण घनत्व होता है किसका? आपका मृतिका का। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व क्या होता है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना होता है भैया कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व? तो भैया वो होता है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम, 0.2 कैलोरी पर ग्राम, 0.5 कैलोरी पर ग्राम, 0.1। तो भैया मिट्टी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? 0.2 कैलोरी। कितनी होती है? 0.2 कैलोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51। किस क्ले खनिज में उच्चतम धनायन विनिमय क्षमता होती है? सीईसी सर्वाधिक किसकी होती है? एलाइट की, क्यूलिनाइट की, मोंटमोरोलाइट या बर्मिक्यूलेट? तो भैया मोंटमोरोलाइट से अधिक जो आपकी धनायन विनिमय क्षमता होती है वो बर्मिक्यूलेट की होती है, बर्मिकुलाइट की होती है। किसकी होती है? बर्मिकुलेट या बर्मिकुलाइट की। किसकी सर्वाधिक जो है उच्चतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न है, विभिन्न नमी सामग्री पर यांत्रिक तनाव के लिए मिट्टी के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? मिट्टी की प्लास्टिसिटी, मिट्टी की स्थिरता, मिट्टी का घनत्व, मिट्टी की सघनता। तो भैया आपका खिंचाव के प्रति प्रतिरोध कर रहे, जैसे आप मान के चलो कोई स्प्रिंग खींचते हो, स्प्रिंग खींचते हो वापस से आए, मतलब प्रतिरोध कर रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्लास्टिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? प्लास्टिसिटी कहेंगे, मिट्टी की प्लास्टिसिटी। हाँ, सर्वाधिक ह्यूमस में होता है। अगला क्वेश्चन, मध्यम से महीन बनावट वाली मिट्टी की सघनता क्या होती है? मतलब मध्यम से महीन, मीडियम टू फाइन सॉइल में आपकी जो है मिट्टी में सरंध्रता या फिर कहें रंध्रा कितने होते हैं? तो भैया राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 40 से 60%। मध्यम से फाइन सैंड में, मध्यम से महीन बनावट वाली मिट्टी में आपके 40 से 60% क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, या फिर कहें आपका जो है पोर स्पेस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, केशिका जल का पीएफ मान क्या होता है? पीएफ मान क्या होता है? आपका जो है 4.50, 2.54, 2.54 से 4.50, 4.50। केशिका जल का पीएफ मान कितना होता है भाई? पीएफ मान केशिका जल का बताइए जल्दी से भैया। केशिका जल का जो पीएफ मान होता है वो होता है 2.54 से 4.50, 2.54 से 4.50। ठीक, कितना होता है? 2.54 से 4.50। अगला क्वेश्चन, यह वह शब्द है जिसका उपयोग पानी की अधिकतम मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे एक मिट्टी मुक्त जल निकासी की अनुमति देने के बाद बरकरार रखेगी। स्थायी मुरझाने बिंदु, क्षेत्र क्षमता, आर्द्रता गुणांक या संतृप्ति। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो भैया देखो, जब आपका पानी हर तरह से आर्द्रता द्वारा चला जाए, गुरुत्वाकर्षण से बह जाए, उसके बाद जो मिट्टी द्वारा जो धारण किया जाएगा जल, या फिर कहें जो बच जाएगा जल, उसे हम क्या कहेंगे भाई? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडब्ल्यूपी नहीं होगा भाई, यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी होगा। लखीमपुर खीरी,
अगला क्वेश्चन 56 है। यह एक मिट्टी का गुण है जो एक नम मिट्टी को एक लागू बल पर आकार बदलने और बल वापस लेने पर भी इस आकार को बनाए रखने में जो है सक्षम बनाता है। संलयन, कणाकार, प्लास्टिसिटी या घनत्व। क्या कहते हैं इसे? तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। मतलब आकार को बनाए रखना क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन, जब मिट्टी में नमी का प्रतिशत बढ़ता है तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी में नमी बढ़ेगी तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन ए है कमी होगी, वृद्धि होगी, कमी, वृद्धि और कमी होगी, स्थिर रहेगा। क्या होगा भैया? तापीय चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मॉइस्चर बढ़ने से आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, विद्युत चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो तापीय चालकता है वो क्या हो जाए? वृद्धि। नमी बढ़ने से तापीय चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। प्राथमिक मिट्टी के कणों जैसे रेत, गाद, मिट्टी और उनके समुच्चय को एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करने या समूहीकृत करने को क्या कहा जाता है? मिट्टी का कणाकार, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का घनत्व, मिट्टी का प्रोफाइल। तो भैया इसे हम मिट्टी की संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मिट्टी की संरचना या मृदा संरचना। अगला क्वेश्चन, रेतीली मृदा में कितने परसेंट रेत होती है? रेतीली आप सैंडी सॉइल में कितने परसेंट सैंड होते हैं भाई? 40% से कम, 10 से 20%, 85% से अधिक या 85% से अधिक। तो भैया रेतीली मृदा है, सैंडी सॉइल है, 85% से अधिक क्या होती है? रेत होती है। क्या होती है? रेत होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। कंपैक्ट सब मिट्टी या सब सॉइल का थोक घनत्व या फिर कहें कंपैक्ट सब सॉइल का जो बल्क डेंसिटी होती है वह कितनी होती है? आपकी जो है 2.5 ग्राम पर सीसी, 1.33 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। कंपैक्ट सब सॉइल या नीचे की जो उप मृदा होती है उसका जो बल्क डेंसिटी होती है या स्थूल घनत्व होता है वह कितना होता है? तो भैया वो होता है आपका 2 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ की विधि कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक कार्बन मूल्यों को रूपांतरण कारक से गुणा करके गणना की जाती है। 1.247, 1.472, 1.724, 2.724। किसका गुणा? जिसे हम बेमेलिन फैक्टर भी कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? बेमेलिन फैक्टर। बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1.724। 1.724 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है कार्बनिक पदार्थ में कार्बन मूल्य या फिर कार्बन के मान मिल जाता है, जिसे हम इसे जो है बेमेलिन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, 1.724। अगला क्वेश्चन, बेमेलिन कारक का मान क्या होता है? तो अभी हाल बताया 1.724 होता है। बेमेलिन कारक का मान क्या होता है? 1.724 होता है। ठीक, 1.724। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस वायु अपर्दन में मिट्टी को सबसे अधिक हानि होती है? सॉल्टेशन, सतही रेंगना, निलंबन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक वायु अपर्दन में या किस वायु अपर्दन की विधि में आपका जो है सर्वाधिक जो है सबसे अधिक हानि होती है? तो किसमें होती है भाई? ये होती है आपकी सॉल्टेशन के अंदर। किसके अंदर होती है बच्चों? सॉल्टेशन के अंदर सर्वाधिक जो है आपकी हानि होती है ना। सर्वाधिक आपकी जो है मिट्टी अपर्दन जो है वायु अपर्दन का एक विधि है जिससे सर्वाधिक हानि होती है। कौन सा है बच्चों? आपका सॉल्टेशन है। कौन सा है? सॉल्टेशन। ठीक। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की हानि 5 से 25% किसके कारण होती है? सॉल्टेशन, सतही रेंगना, निलंबन। तो भैया 5 से 25% जो मिट्टी की हानि होती है वो होती है बच्चों आपकी सतही या फिर कहें सरफेस क्रीप। इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस क्रीप।
सरफेस क्रीप द्वारा जो है 5 से 15% हानि होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण कारक का मूल समीकरण S बराबर एफ सी एल ओ आर पी टी, जहां एफ क्या दर्शाता है, जलवायु को, स्वतंत्र चर है, समय या जीव, क्या दर्शाता है भैया एफ, तो एफ हमारा दर्शाता स्वतंत्र चर, या फिर कहें आप 2013 में। ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत कब हुई थी आपके जो है भारत के अंदर? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया था, जानबूझ के नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिकली हो गया था। तो बच्चों मैंने जो है आपका जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं वहां पर डेली का जो मंथली सेट पेपर है, सेट पेपर मतलब मंथली सेट पेपर मतलब पर डे का एक सेट पेपर शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन लगाना चाहें तो ऑफलाइन लगा सकते हैं। इसको हम जल्दी ऑनलाइन में भी लेके आने वाले हैं, इसको हम जल्द ऑनलाइन में भी लेके आने वाले हैं। जो मंथली सेट पेपर है मतलब कि उसका जो फीस रहती है वो आपकी 500 रुपये पर मंथ रहती है, ठीक है। तो आपको पर मंथ मतलब पर डे एक सेट मिलता है उसके अंदर। तो आपका जो है हमारी ब्रांच पर डे का सेट पेपर शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे लगाना है इच्छा चाहते हैं कि हम लगाना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर दें या मैसेज कर दें, तो ऑनलाइन में भी ये उपलब्ध हम करवा देंगे, ठीक। ऑफलाइन तो हमें ये उपलब्ध है ही, ऑनलाइन में भी इसको हम उपलब्ध करा देंगे आपके सेट पेपर को अलग से, जो मंथली वाला है। इसमें आपका पर मंथ जो है फीस लगती है उसमें, ठीक। तो पर मंथ वाला हमने शुरू कर दिया, डेली आपका फुल सेट पेपर लगता है, ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो आपका फुल सेट है, पूरा आपका सिलेबस कवर रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो लगा सकते हैं। डेली आपका जो है लग रहा है 10 बजे से, ठीक। तो जो बच्चे चाहते हैं कि बस सर हमें ऑनलाइन लगाना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और जो बच्चे ऑफलाइन लगाना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्रांच पर आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 2011, 2012, 2013 में ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत कब हुई थी भाई भारत के अंदर? तो भैया हुई थी 2012 के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत कब हुई? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, टेलीफोन लाइनों में किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? लैन, वैन, मैन या कैन? तो भैया वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाता है आपका। हाँ, टीजीटी की तैयारी करवाते हैं तो वैन, टेलीफोन लाइनों में किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? आपका वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ईथरनेट किसका उदाहरण है? ईथरनेट किसका उदाहरण है भैया? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। ईथरनेट किसका उदाहरण है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, वह कंप्यूटर जो डाटा, सॉफ्टवेयर अथवा किसी हार्डवेयर को शेयर करने में सक्षम हो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क, राउटर, सर्वर या नोड? क्या कहेंगे? वह कंप्यूटर जो डाटा, सॉफ्टवेयर अथवा किसी हार्डवेयर को शेयर करने में सक्षम होता है तो उसे भैया हम सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर। जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर जो है क्या करता है? ट्रांसफर, शेयर करने में सक्षम है, उसे सर्वर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फार्म टूल, डिजिटल फाइल टूल, डायरेक्ट फाइनेंशियल टूल। डीएफटी का फुल फॉर्म, डीएफटी का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल जो है आपका क्या? डीएफटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड में कितने अंक संग्रहित किए जा सकते हैं? क्यूआर कोड में कितने अंक संग्रहित किए जा सकते हैं? अब भैया आपका जो है डिजिटल वित्तीय उपकरण भी है, ठीक है। 6089, 7089, 4296 या 8089, कितने अंक जो है संग्रहित किए जा सकते हैं क्यूआर कोड के अंदर? तो आपके 7089 अंक जो है क्यूआर कोड के अंदर क्या किए जाते हैं? संग्रहित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्क में किसका प्रयोग अनधिकृत यूजर से बचाने के लिए किया जाता है? मैलवेयर का, फॉर्मेसी, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग अनधिकृत डाटा को या फिर कहें यूजर को से बचाने के लिए किया जाता है? तो भैया हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। फायरवॉल,
फायरवॉल एक तरह से आपका एंटीवायरस है जो आपके एक है कंप्यूटर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धमकाना, बहलाना, फुसलाना, लूटना किसके अंतर्गत आता है? साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, स्पैम या फिशिंग। क्या कहते हैं भैया? किसी को धमका रहे हो ऑनलाइन तो क्या कहा जाएगा? साइबर बुलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइबर बुलिंग। ये साइबर सुरक्षा आपके सिलेबस में है, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ कितनी बार क्लिक करने पर संपूर्ण पैराग्राफ चयनित हो जाता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? तो भैया आप एमएस वर्ड में कोई भी पैराग्राफ पर क्लिक करना चाहते हो तो भैया उसे सिलेक्ट करना चाहते हो, 3 बार क्लिक कर दो उस पैराग्राफ पर कहीं भी, है ना, तो आपका पूरा पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में डेटा को किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? आपका रो के रूप में, कॉलम, रो और कॉलम दोनों स्प्रेडशीट। डेटा को किस रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो भैया आपका रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसमें? रो और कॉलम दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के डेटा को सेल में एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट के डेटा को जो है सेल में एडिट करने की जो शॉर्टकट की, F1, F2, F3 या F4, तो भैया वो है आपकी F2। कौन सी बच्चों? F2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, विंडो या यूनिक्स? किस पर आधारित भैया? एंड्रॉयड। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? लिनक्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, 78वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिलेबस, बूटिंग, डॉकिंग या इनमें से कोई नहीं? तो भैया जब आप स्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, तो कंप्यूटर क्या करता है? बूट करता है ना, तो उसे हम बूटिंग कहेंगे, है ना। एडिट, F2 एडिट है आपका इसके अंदर, आपका एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? चेन प्रिंटर से, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? कोई नहीं। प्रिंटर में कार्बन लगाया जाता है, कौन सा प्रिंटर है भैया? तो भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे नोजल्स के माध्यम से स्याही के फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक इमेज बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? किस नाम से जानते हैं? तो भैया हम उसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पर 80 का सी हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यूपीजीके। यूपीजीके का 81वां प्रश्न या फिर कहें पहला क्वेश्चन, और सेट का 81वां प्रश्न है। देखिए लिखा है, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू, रोहिणी, गोमती या गंगा? गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किस नदी के किनारे है? तो भैया ये है आपका गोमती नदी के किनारे। गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे है बच्चों? गोमती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र अभिलेख सोहगौरा प्राप्त हुआ है, प्रयागराज से, लखनऊ, गोरखपुर, कौशाम्बी? सोहगौरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का कहां से प्राप्त हुआ है? तो भैया ये हमें गोरखपुर से मिला है। कहां से मिला है बच्चों? गोरखपुर से। कहां से मिला है? गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से दो बीरबल का जन्म स्थान है, उन्नाव, इटावा, कालपी या चित्रकूट? बीरबल का जो है जन्म स्थान कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया बीरबल का जो जन्म स्थान है वो है कालपी। बीरबल का जन्म स्थान क्या है बच्चों? कालपी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है,
किस मुगल शासक की मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह स्थित पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां? तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो का मकबरा खुसरो बाग में कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, प्रयागराज या अवध? तो भैया खुसरो का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये है आपका प्रयागराज, खुसरो बाग में प्रयागराज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड की लूट में शामिल अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी? काकोरी कांड लूट में शामिल अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में, फैजाबाद, गोंडा या नैनी में? अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी? फैजाबाद के अंदर। कहाँ पर दी गई थी बच्चों? फैजाबाद के अंदर अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। कहाँ पर? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा किसने लड़ा था? मतलब जो काकोरी कांड हुआ था उसमें मुकदमा किसने लड़ा था? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, रोशन सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती? किसने जो है काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी के खिलाफ या फिर कहें तरफ से जो है आपको मुकदमा लड़ा था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने लड़ा था? गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले का एक जिला एक उत्पाद टेराकोटा का काम पर का नाकाम है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर या कौशाम्बी? टेराकोटा का काम किस जिले में होता है? एक जिला एक उत्पाद है ये, तो भैया ये होता है आपका गोरखपुर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? गोरखपुर। क्या हो जाता है राइट आंसर? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र का नहीं है? कर्मा नृत्य, कजरी नृत्य, ठडिया या मयूर? भैया यहाँ पर मयूर नहीं है, मयूर ब्रज क्षेत्र का है। मयूर कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक। सतासी का बी है, ए नहीं है, देख लेना आप अच्छे से। हमने जो है खुद से बनाया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159? किस अनुच्छेद में चलिए दीक्षा जी इसको आपका जो है डाउट में रखते हैं। आपको डाउट हो रहा है तो थोड़ा क्लियर करके आइएगा इससे। ठीक है, मुझे डाउट नहीं है, इसका गोविंद बल्लभ पंत ही है ना? मुझे डाउट नहीं है, आपको डाउट में है तो इसको क्लियर करके आइएगा। हम आपका जो है, चलो इसे बाद में बताते हैं, इसे पूरा कराते हैं पहले, है ना? अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर 90 का। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में जो है आपका 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। व्यक्ति के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री हैं भैया बताइए? तो भैया ये 21वें मुख्यमंत्री है व्यक्ति के रूप में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम फार्मा पार्क बुंदेलखंड में कहां बनने जा रहा है? जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर? तो ललितपुर के अंदर फार्मा पार्क, ये जो है आपका पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना? फार्मा पार्क कहां बनने जा रहा है आपका? फार्माक्यूटिकल्स, ये पूछा गया था ललितपुर के अंदर। उसमें लखनऊ था, लखनऊ नहीं है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ललितपुर था। ठीक। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना है? धसान नदी पर, बेतवा नदी, सहजाद नदी या केन नदी? तो भैया ये बना है सहजाद नदी पर। कहां पर, किस पर नदी पर बना है? सहजाद नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है,
प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 350 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किस जिले में कर रही है? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, इटावा। कहां पर कर रहा है आपका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 350 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किस जिले में कर रहा है? तो भैया ये हो रहा है आपका गौतम बुद्ध नगर। कहां पर हो रहा है बच्चों? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस उद्योग का उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग केंद्र है सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी। कहां पर है भाई? तो यह है आपका सहारनपुर के अंदर। माचिस उद्योग का उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग केंद्र कहां पर है? सहारनपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96वां प्रश्न है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, सॉरी बच्चों, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश प्रारंभ हुई थी 8 अप्रैल 2015, 20 जून 2020, 18 मई 2018 या 20 जून 2021। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश प्रारंभ हुआ था, यह योजना कब शुरू हुई थी? बताइए भैया कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 20 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी एवं बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत किया गया था 6 मई 2020, 17 अक्टूबर 2020, 1 अप्रैल 2019 या 16 मई 2020 को। कब प्रस्तुत किया गया था? तो भैया ये प्रस्तुत किया गया था 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को आपका उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत किया गया था। हाँ वही करा रहे हैं, जो आपका प्रैक्टिस सेट 299 दे रहे हैं वही आपका यूट्यूब पर करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित जलप्रपात है मुखा जलप्रपात, टांडा जलप्रपात, सिरसी जलप्रपात या बिंद जलप्रपात। सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो भैया ये है आपका मुखा जलप्रपात। मुखा जलप्रपात जो है बेलन नदी पर स्थित है, मुखा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, भाट मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? महाराजगंज, गोंडा, कुशीनगर या बांदा। भाट मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कुशीनगर के अंदर। भाट मृदा कहां पे पाई जाती है? कुशीनगर। लास्ट क्वेश्चन, शारदा बैराज उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर बना है, यह किस जिले में है? शारदा बैराज किस जिले में? बिजनौर में, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र के अंदर। शारदा बैराज कहां पर है? बताइए जल्दी से, लखीमपुर खीरी वालों बता दो जल्दी से, कहां पर है शारदा बैराज? तो शारदा बैराज आप ही के जिले में है, लखीमपुर खीरी के अंदर। कहां पर है शारदा बैराज आपका? लखीमपुर खीरी के अंदर। यहां पर आपके आज के सेट के 100 क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, है ना। शारदा बैराज कहां है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 100 क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो गए हैं। अब हम जो है फ्रीली अपना मतलब प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। अब तो कोई रोक टोक नहीं है बच्चों, अब तो हम आप लोगों को फ्रीली बता सकते हैं, क्योंकि अब तो आपकी क्लास हो गई ना। तो बच्चों आपके लिए जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर यहां पर चलता है उसकी पीडीएफ पेड है, जो कि आपको एप्लीकेशन पर विजन एग्री एकेडमी पर देखने को मिलेगी, है ना। हाँ जी, सभी को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो आपकी पीडीएफ है ब्रह्मास्त्र की 299 रुपए की है। इसमें आपको जो पीडीएफ मिलने वाली प्रिंटेबल रहेंगी, ठीक, और 20 फुल है और 40 आपके जो है इसमें टॉपिक सेट है, प्रिंटेबल है। पूरा पैटर्न जो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर चलता है वही आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो है प्रिंटेड नोट्स। जो बच्चे चाहते हैं कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर पढ़नी है, पूरा पूरा सिलेबस का मतलब जैसे जैसे सिलेबस दिया है ना वैसे वैसे इसमें कवर किया गया है, आपका मात्र 1500 रुपए में ये आपको मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना है, ठीक। नेक्स्ट आपका योद्धा बैच आप सभी के लिए लेकर आए हैं। योद्धा बैच ऑफलाइन का जो आपका ऑफलाइन वाला बैच है, ठीक है,
जो निर्णय बैच है, निर्णय मतलब अंतिम निर्णय करेगा आपके सिलेबस मतलब सिलेक्शन का, है ना, अंतिम निर्णय करेगा आपके सिलेक्शन का। कौन सा बैच आपका? योद्धा और निर्णय। ऑफलाइन में निर्णय बैच है और ऑनलाइन में आपका योद्धा बैच। योद्धा बैच आपका 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके एडमिशन प्रारंभ हो गए। जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक। और आपका जो है योद्धा बैच में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? आपका लाइव 3 घंटे की लाइव क्लासेस रहेंगी डेली, क्लास नोट्स प्लस ई बुक्स रहेंगी, इसमें 40 प्लस टेस्ट रहेंगे और रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, ठीक। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, 40 फुल है, 50 टॉपिक टेस्ट है, 30 आपके सेक्शनल है, 299 आपको जो है एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। और आपकी जो पीडीएफ बंडल कोर्स है, जो प्रिंटेड नोट्स है, उसका ही रूप है आपका पीडीएफ बंडल कोर्स। जो बच्चे इसको बाय करना चाहते हैं पीडीएफ को, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से खरीद सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका ब्रह्मास्त्र, जो कि कल रात को 8 बजे होगा, ठीक। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि सभी के लिए, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।